अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाजरीन, जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के 16वीं आर्मी चीफ़ और कल की तकरीब कमांड में अपनी छड़ी सौंपेंगे 70वें आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर को, और ये तकरीब हलफबरदारी कल होगी। आज बाजवा साहब ने खलीजी अखबार को इंटरव्यू दिया और मैं थोड़ा सा इंटरव्यू उनका आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहा एक तबके ने फ़ौज को गैर सियासी बनाने के लिए फ़ैसला मनफी लिया, और ये भी उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज पर ज़ाती तनकीद की गई। झूठे बयानिए के बावजूद फ़ौज गैर सियासी रहने के फ़ैसले पर साबित कदम रहेगी। और इसके बाद बाजवा साहब ने कहा कि अपने इदारे को आइनी ज़िम्मेदारी तक महदूद कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये बात भी की कि फ़ौज के गैर सियासी होने से सियासी इस्तेहकाम होगा। फ़ौज का फ़ैसला साजी में गालिब किरदार रहा है, अवाम से ताल्लुकात मजबूत होंगे और बेहतर समझा बदगुमानियों इंतशार से फ़ौज को महफूज रखा जाए। जनरल बाजवा साहब ने बड़ी पॉजिटिव बातें की और आज उनकी मुलाकात सदर और वज़ीर आज़म से भी हुई, और सदर साहब से मुलाकात में सदर साहब ने उनकी जो भी सारी उनकी खिदमात थी आर्मी के लिए, पाकिस्तान के लिए, उसको सराहा। और इसी तरह वज़ीर आज़म साहब ने भी जो अशाइया रखा था उनके लिए उसके अंदर उनकी तमाम खिदमात को सराहा, और कल वो अपनी ये कमांड की छड़ी अगले आर्मी चीफ़ को सौंप देंगे। इसके बाद एक अहम पेशरफ्त पीटीआई इमरान खान साहब की बात करें तो इमरान खान साहब जो गए पिंडी की तरफ, वहाँ गए और पहुँचे, और पहुँचने के बाद उन्होंने एक अच्छा पॉजिटिव ऐलान किया। मैं तो इसको पॉजिटिव लूँगा क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बजाय धरना देने के हालात पाकिस्तान के वैसे ही बड़े ख़राब थे। हमारे यहाँ पे एक इंटरनेशनल टीम जो है वो इंग्लैंड आया हुआ है टेस्ट मैच सीरीज़ खेलने के लिए, और उसके अलावा बाकी जो भी सिचुएशन चल रही है इस टाइम लोग बहुत परेशान हैं। उनकी परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए या शायद अपनी कोई सियासी बेहतरी सोचते हुए इमरान खान साहब ने फैसला किया कि हम धरना नहीं देंगे, हम किसी किस्म पे लोगों को तंग नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं वहाँ पे, और करेंगे क्या, हम असेंबलियाँ तहलील कर देंगे। असेंबलियाँ तहलील करने का जो उनका फ़ैसला था एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। और आपको नाज़रीन थोड़ा सा बताएंगे, अगर इस्तीफ़े पीटीआई देती है तो इस्तीफ़ों में से 64% नशिस्तें जो हैं वो खाली हो जाएंगी, और 64% नशिस्तें खाली होने के बाद आम इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी। ये कहना है पीटीआई क़यादत का। लेकिन हुआ क्या, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सूबाई असेंबली तहलील होने पर कौमी नहीं बल्कि सूबाई इंतखाबात कराए जाएंगे, और सूबाई असेंबली के जितने भी अरकान मुस्ताफ़ी होंगे इनकी खाली सीटों पर 60 रोज़ में ज़िमनी इंतखाबात करा दिए जाएंगे। ये कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और फिर साथ ही ये भी बता दिया कि इंतखाबात पर सूबाई हल्के में अगर इंतखाब किया जाए तो उस पर तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपये का खर्चा आता है, और अगर कौमी असेंबली की नशिस्त पर इंतखाब हो, ज़िमनी इंतखाब तो तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए का खर्चा कौमी नशिस्त के खाली होने पर आता है। ज़ाहिर है इखराजात जो कुछ भी होते हैं अवाम के टैक्स के पैसों से होते हैं, और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हसीब खान साहब, तज्ज़ियाकार हैं। हसीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सर जी बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मज़ीद भी लोग अवेलेबल होंगे। और हसीब साहब, इमरान खान साहब ने अभी जो असेंबलियाँ तहलील करने का फ़ैसला किया है, ज़ाहिर है ये वो बात है जो हमेशा नून लीग के लोग कहते थे। मरीम नवाज़ की आप स्टेटमेंट देखें, आप राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट देखें, आप सब लोगों की स्टेटमेंट देखें, तो वो ये कहते थे कि अगर इमरान खान असेंबलियाँ तहलील करे, अपनी पंजाब की, अपनी KPK की असेंबली को तहलील करेगा, तो हम भी असेंबलियाँ तहलील करेंगे और हम आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। अब वो मौका आ गया। इमरान खान साहब का जो ट्रम्प कार्ड था, जो तुर्क का पत्ता था, जो उन्होंने खेल दिया, अब खेलने के बाद ज़ाहिर है नून लीग इस टाइम चूँकि पावर में है और इस टाइम इक़्तिदार में है, उनका तो दिल नहीं होगा इक़्तिदार से उतरने का। सो सिचुएशन अभी इस तरह से ये कि वो ये कह रहे हैं अगर ये लोग इक़्तिदार अपनी नशिस्तें खाली कर भी देंगे तमाम सूबाई हलकों की, उसके बाद भी हम लोग इलेक्शंस नहीं कराएंगे बल्कि सूबाई इलेक्शन होंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं सर सिचुएशन को? जी बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया प्रोग्राम के लिए। पहली तो बात ये है कि जो 26 नवंबर का खान साहब का धरना था, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि 2014 में जब इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया था और उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, तो 4 हलकों का मुतालबा लेकर वो लाहौर से इस्लामाबाद के लिए चले थे, और 126 दिन तक वो धरना उनका वो जारी रहा, लेकिन वो हल्के नहीं खोले गए। लेकिन उसके बावजूद जो फिर इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फिर वो इंटरवीन किया गया और फिर वो आपके नतीजा आपके सामने था। तो अब आपको पता है कि जब ये इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद में जो हमला हुआ, मेरा ख्याल है कि अगर वो उस हमला उन पर ना होता तो
इमरान खान साहब जो हैं, जो लाहौर से यहाँ से लॉन्ग मार्च लेकर चले थे, वो बासानी आज मेरे ख्याल से लाहौर या इस्लामाबाद में धरना देकर बैठ चुके होते। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये है कि उन्होंने पीडीएम को ये मैसेज देना था और ये कन्वे करना था कि जो वो लोग समझ रहे थे कि शायद कोई बड़ा सरप्राइज मिलेगा या इमरान खान साहब जो है वो धरना देने के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि खान साहब देखें जख्मी टांग के साथ जो हैं वो धरना उससे पहुंचे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में एक हजूम जो था उनके साथ चल पड़ा है। और ये मुमकिन नहीं होता कि आपका लीडर, आपका कायद जो है वो उस लॉन्ग मार्च में ना हो और बर वक्त ना पहुंच सके, तो मायूसी होती है कारकुनान की जानिब से। क्योंकि आप देखिए कि वर्कर जो होता है ना, एक पार्टी का एक असासा होता है। तो इमरान खान साहब ने इसी चीज़ को सोचते हुए मेरे ख्याल से वो फिर लॉन्ग मार्च जो है वो 26 नवंबर की डेट दी और उन्होंने फिर ये ऐलान किया कि मैं इसमें कोई सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ। और मुख्तलिफ हलकों में यही बात फिर जो है वो आम हो गई कि शायद वो केपी से और पंजाब असम्बली से जो है इस्तीफे देने का ऐलान करेंगे, और फिर एंड जो है आपने देखा कि वही हुआ। मैं समझता हूँ कि ये खान साहब ने बड़ा अक्लमंदी का मुजाहरा किया है, क्योंकि आप देखिए कि जो इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, मैं समझता हूँ मुल्क इस वक्त इन चीज़ों का मुतामिल नहीं हो सकता कि आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी में बैठकर जो है वो धरने दे दें, क्योंकि लोगों का कारोबार है। एक इस्लामाबाद एक हब है बेसिकली, आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान से वहाँ पर लोग जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, ख़ासतौर पर रावलपिंडी में बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं। तो अगर आप 2 या 4 रोड्स को भी ब्लॉक करके बैठ जाएं तो ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनता है आम नहीं, लोगों लेकिन के यही लिए। परेशानी का सामना तो लोग करते रहे हैं ना। जिस तरह से लॉन्ग मार्च यहाँ से स्टार्ट हुआ और तकरीबन 1 माह का वक्त अगर हम देखें गालिबन इस सब वाक़े को, तो 1 माह की जो लोगों की परेशानी थी वो तो उठानी पड़ी लोगों को। और इमरान खान साहब ने उस बारे में नहीं सोचा कि अगर 1 माह के लिए मैं लोगों को बाउंड कर रहा हूँ तो जाहिर है हर बंदा, हर शख्स ऑलरेडी परेशान है। हमारी इकॉनमी इस कदर डिस्टर्ब्ड है, आज की जो सिचुएशन है, पेट्रोल प्राइसेस देखें, डॉलर की प्राइसेस देखें, यहाँ पे जो आम ग्रॉसरी देखें, महंगाई में तकरीबन 3 गुना तक इजाफा हो चुका है और इन चंद माह के अंदर। तो इस महंगाई के बॉम्ब के बावजूद जो आवाम बर्दाश्त कर रही है, उसके बावजूद जो इमरान खान साहब ने जो कुछ किया, और जो मेरे ख्याल से अगर यही करना था जो आज ये असेंबली तहलील करने का ऐलान कर दिया और इन्होंने जो फैसला किया है, ये इनको पहले भी कर देना चाहिए था। क्या वो आवाम के लिए बेहतर ना होता उस वक्त? देखिए बिलाल साहब, खान साहब के बाद मैं समझता हूँ कि ऑप्शन बची नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि 9 अप्रैल के बाद से, और पीडीएम की हुकूमत को भी ये पता था कि खान साहब जो हैं वो चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन पुरजोर मुतालबा खान साहब की तरफ से यही था कि आम इंतखाबात की जो है वो तारीख दी जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दी गई। और क्योंकि आप समझते हैं कि देखिए जब पीडीएम हुकूमत में लाई गई है तो बेसिकली इलेक्टेड तो है नहीं। खान साहब का असल इशू क्या है, वो यही है, वो ये चाहते हैं कि इलेक्टेड तो प्राइम मिनिस्टर है नहीं और ना मैं इस हुकूमत को कबूल करने को किसी तौर पर तैयार हूँ। वो ये चाहते हैं कि आप इंतखाबात में आए, इलेक्ट होके आए। खान साहब तो ये ओपनली बात करते हैं कि जो जीतेगा भाई वो अपोजिशन में आ जाए, जो हारेगा अपोजिशन में आ जाए, जो जीतेगा वो हुकूमत में आ जाए, मैं उसको खुले दिल से तस्लीम करूंगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा खान साहब के दौर हुकूमत में कई ऐसे काम हुए हैं जिसमें पीडीएम की हुकूमत ने जो है वो रखना डाले रखा है। आप ईवीएम का देख लें सिस्टम, खान साहब ने उसको बहाल कराया, और आपको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी कमोपेश 90 लाख से ज़ायद जो है वो बैरून ममालिक में क़याम पजीर हैं। लेकिन शायद पीडीएम को यही खदशा था कि अगर ईवीएम सिस्टम के थ्रू अगर वोट डाले जाएंगे तो शायद वो सारे के सारे इमरान खान को डाले जाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं है। मेरा ख्याल है कि पीडीएम की जमातों को भी ये सोचना चाहिए था कि किसी हद तक उनको भी वोट कास्ट हो सकता था। नहीं, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने बहुत से फैसलों से यू टर्न भी लिया है, जिसके लिए ही इज़ फेमस फॉर, और अक्सर वो यही करते हैं कि जो बहुत सी बातें वो करते हैं, जिस पे अभी भी नून लीग की आज की तनकीद भी ये है कि इमरान खान साहब ने जो ये फैसला किया है कि हम पंजाब और केपीके की असेंबलियाँ तहलील कर रहे हैं, ये भी नहीं करेंगे, इससे भी यू टर्न ले जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से इमरान खान साहब ने पहले पार्लियामेंट का यानी कौमी असेंबली का कहा कि जनाब हम इसे बॉयकॉट करते हैं, फिर अपनी उस बात से पीछे हटे और सब कुछ किया उन्होंने। मकसद ये है कि ये तमाम हमारे लीडर्स जो हैं वो क्या अवाम के लिए नहीं सोचते, अब अपने सियासी मुफाद के लिए ही सोचते हैं। कि कल एक बड़ी पॉजिटिव बात जो मैंने एक सुनी वो ये थी कि देखें, ज़ाहिरी बात है इस टाइम हमारे सहाफ़ी भाई अरशद शरीफ साहब शहीद जो है, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियाँ करे, उनकी फैमिली के लिए बहुत आसानियाँ करे। वो अभी तक मुअम्मा हल नहीं हो पा रहा अरशद शरीफ साहब
साहब वाला, और किस सिचुएशन में है। यहाँ पर एक शख्स कोई बात करता है तो उसका उसे हर्जाना भुगतना पड़ता है, अपनी लाइफ ऑन स्टेक होती है तमाम कुछ करते हुए। लेकिन पार्टीज आप देखें ना, इस टाइम शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आ गए हैं, इमरान खान साहब आज नहीं कल दोबारा हुकूमत में आ जाएंगे, तो ये लोग तो गेनर्स हैं, इन्होंने कुछ खोया तो नहीं। इमरान खान साहब की वक्ती अगर हुकूमत गिरी है, शायद कल को फिर से इक़्तिदार में आ जाएं, या ना भी इक़्तिदार में आएँ तो जो अभी तक सूबाई हल्के या सूबाई सूबे उनके पास हैं, जिस तरह KPK है, पंजाब है, हुकूमत उनके पास है, मेरा ख्याल है कि वो भी उनके लिए काफ़ी लेवरेजेबल है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी बनते, यहाँ रह के भी वो काफ़ी चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है, मतलब कौन लोग हैं जो इस तकलीफ़ के इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। हम सहाफ़ी लोग बातें करते हैं, बातें करने के बाद इन सब का खमियाजा भुगतते हैं और मिलता इन दी एंड कुछ भी नहीं। और मिलना क्या होता है और क्या सूरत हाल होती है, जो हमारे एक सहाफ़ी भाई के साथ हुआ, ज़ाहिर बात है उसके बाद सारी कम्युनिटी हम लोग बड़े परेशान हैं और ये सोचते हैं कि अगर हम ये कुछ करेंगे तो इन दी एंड ये लोग जो तमाम सियासतदान हैं, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, जो भी हो, इन सबको अपने मुफाद के लिए अपना वक्त मिल जाता है। बारियां लगी हुई हैं, एक आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, यही कुछ देखने में आ रहा है। अवाम का भला, इमरान खान साहब के कुछ अच्छे काम ज़रूर हम उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन बहुत से वो काम जो उन्होंने कहे और नहीं किए कि मैं आऊँगा तो मैं आके गवर्नर हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो है कॉलेजेस में तब्दील करूँगा, यानी उन्होंने अवाम को वो ख्वाब दिखाया था कि मैं एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करूँगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब के 3.25 साल के इक़्तिदार के पूरे दौर के अंदर मैंने किसी भी सरकारी स्कूल को बेहतर होते देखा हो। मैंने वो कुछ नहीं देखा जो मैंने और मुल्कों के अंदर जिस तरह से लोग आए, आके उन्होंने सरकारी स्कूलों को बेहतर किया, लोगों के लिए, अवाम की फलाह के लिए काम किए। ठीक है, कुछ जो काम थे, हेल्थ कार्ड को देखें, हम एहसास प्रोग्राम्स को देखें, बड़े अच्छे थे, लेकिन इससे बढ़ के बहुत कुछ किया जा सकता था। बजाय ये कि आप पूरे 3.25 साल बैठ के लोगों को चोर डाकू कहते रहें और तनकीद करते रहें, आप वो अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली यूटिलाइज करके अवाम की बेहतरी कर सकते थे। शायद उसके बाद आपको ना इन लोगों के साथ किसी किस्म की हजीमत का सामना होता, और आज मेरा ख्याल है कि 100% अवाम आपके साथ खड़ी होती, क्योंकि अवाम को रिलीफ चाहिए। अवाम इस टाइम तकलीफ में है, वो चाहते हैं किसी भी तरह उनको कोई भी ऐसा शख्स आए, वो दे डोंट केयर हूएवर इज कमिंग, इमरान खान हो, वो आसिफ अली जरदारी हो, वो शहबाज शरीफ हो, जो रिलीफ देगा अवाम को। पीपल आर कंसर्न विद दैट कि हम यहाँ पे बैठे हैं, हम रोज़ाना ग्रॉसरी करने जाते हैं, हम पेट्रोल डलवाते हैं, हम रोज़ाना एक सोर्स ऑफ इनकम है, उसके थ्रू चीज़ों को मैनेज करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नदीम कुरैशी साहब। नदीम कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। नदीम कुरैशी साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी, मुझे आवाज़ आ रही है सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। सर इमरान खान साहब ने असेंबलियाँ तहलील करने का ऐलान कर दिया है, इस्तीफ़ों से 64% नशिस्तें खाली हो जाएंगी और आम इंतखाबात हो जाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा। सर, क्या प्रोग्राम है सर, क्या करने का इरादा है? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें, जब मुल्क को पॉलिटिकली इतना अनस्टेबल कर दिया जाए, हालात यहाँ पहुंच जाए कि आम आदमी रोटी खाने के लिए तरसे और दिन ब दिन हुकूमती ग्रिप इदारों से, मामलात से कमजोर होती जाए, वहां हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम जल्द इंतखाबात के लिए कोशिश करें। आप सुन रहे होंगे, माहिर मुआशियात सब कह रहे हैं 75% से ज्यादा रिस्क बढ़ गया खुदा ना खासा पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का। जी, तो ऐसे में अगर पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम रहता है और ये लोग जो महंगाई के नाम पर इस मुल्क के इक़्तिदार पर काबिज हुए, महंगाई को खत्म करने के नाम पर, और 7 माह में इन्होंने और पाकिस्तान की आवाम को महंगाई के गढ़ों में डाल दिया और कर्जों का बोझ चढ़ा दिया, बजाय पब्लिक वेलफेयर का कोई काम करने के सिर्फ अपने मुकदमात के, अपने पर कायम मुकदमात के खराज पर तवज्जो रखी, अपने मुखालफीन को कैदो बंद और FIR और तशद्दुद का निशाना बनाया, तो यकीनन एक शफाफ इंतखाब ही इस मुल्क के तमाम मसाइल का हल है। सर, लेकिन परवेज अलाई साहब इस टाइम बड़े इंपॉर्टेंट बंदे बने हुए हैं इक़्तिदार में बैठी हुकूमत के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, और इस टाइम पे उज़मा बुखारी साहब या हम राना सना साहब की स्टेटमेंट्स देखें तो वो तो यही कह रहे हैं कि जी परवेज अलाई साहब ऐसी हिमाकत नहीं करेंगे, वो इमरान खान के साथ नहीं चलेंगे, और परवेज अलाई साहब की स्टेटमेंट आप लोगों के हक में आ चुकी है। सर, तो ज़ाहिर है आप लोग भी राब्ते में होंगे। सर, किस तरह से देख रहे हैं कि क्या नून लीग की फेवर में कुछ जाती हुई बात नजर आ रही है, या सर ये इट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइक दैट? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से PMLN के किसी भी लीडर का तबसरा ऐसे ही है जैसे बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये हमारी हिकमत अमली है, हमारी स्ट्रेटजी है, हमें मालूम है हमने क्या करना है। एक चीज बड़े वाज़ेह है कि कोई पॉलिटिकल वर्कर, कोई सियासी शख्स
कभी भी इंतखाब से नहीं भागता। ये दुनिया की पहली 13 पार्टियों का इत्तेहाद है जो अवाम के पास जाने से बुरी तरह खौफजदा है। इसीलिए कहते हैं कि जब आपके पास इक़्तिदार हो तो पब्लिक वेलफेयर के काम करें, आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करें, आम आदमी की जिंदगी में सुकून लाने के लिए स्ट्रगल करें, ना कि अपने जाती वसाइल बढ़ाने पर जोर दें, पाकिस्तान का सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर जोर दें। आज वो लोग जो 6-7 माह पहले खुद कहा करते थे इंतखाब होने चाहिए, ये असेंबलियां गैर कानूनी है, ये गैर आईनी है, आज वो इंतखाब से भाग रहे हैं। वो लोग जो पिछले 7 माह से प्रचार कर रहे थे कि जी तहरीक इंसाफ अगर सूबाई असेंबलियां तोड़ देती है, जहां उनकी गवर्नमेंट है, तो हम आम इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। अब जब कल से इमरान खान साहब ने परसों से ये अनाउंस किया कि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहते, इनकी कांपें भी टांग रही हैं और इनकी हर चीज कांप रही है। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब उसके साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट जो जारी किया वो ये कि अगर आप पंजाब और केपीके की असेंबलियां तोड़ दें तो उसके बाद भी सूबाई जो है वो हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। यही आज इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि अगर कोई सूबाई जो तर्जुमान है वो इस्तीफ़ा देता है तो उसके बाद 60 रोज़ के अंदर हम ज़िमनी इंतखाब कराएंगे। तो सर इस तरह तो ये लोग सेफ बैठे रहेंगे और ज़िमनी इंतखाबात होंगे, क्या ये होगा आपके इस्तीफ़ों के बाद? देखिए, मैं गुजारिश करूंगा आपको, अगर पूरे सूबे की तमाम सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर दोबारा इंतखाब होते हैं तो उसकी आईनी मुद्दत भी फिर 5 साल है। ये पाकिस्तान में एक निज़ाम है कि यहाँ नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन इकट्ठे होते हैं और उनका टाइम फ्रेम भी आखिरी इकट्ठे ही खत्म होता है। हमें कोई एतराज नहीं है, जब ये केपी में और पंजाब में नए इंतखाबात करवाएंगे तो इनको अंदाजा हो जाएगा कि इनकी जो अददी अक्सरियत पहले भी नहीं बन सकी थी, वो मजीद ये 10 से 12-15% सीटें भी नहीं जीत सकेंगे और पूरे मुल्क को समझ आ जाएगी कि ये पाकिस्तान में जो 13 जमाती इत्तेहाद इस वक्त पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज है, ये बिल्कुल नेचुरल किस्म का इत्तेहाद है जिनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ अपने पर कायम करप्शन केसेस का खात्मा था। इन्होंने अकाउंटेबिलिटी लॉज को चेंज किया, इन्होंने FIA के कवानीन को अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया, अरबों रुपए की डॉलर्स की यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इन 6-7 माह में बैरून मुल्क से सरमायाकारी बिल्कुल बंद हो गई। आज आप मार्केटों में, शॉप पे, केटरर्स के पास, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों के पास जाएं, भूख का आलम है, लोग भूख से मर रहे हैं और मसाइल का ये जो अंबार है ये बढ़ता जा रहा है। इसका अब वाहिद एक ही रास्ता है सारे मसाइल को हल करने का कि इस टोले से निजात दिलाई जाए इस कौम को जी। और मैं यकीन करें, परसों से जब से ये ऐलान हुआ है तो पाकिस्तानी अवाम को ये एहसास हुआ है कि यकीनन यही रास्ता है अब इस मुल्क को इस टोले से निजात दिलाने का। जिस तरह से ये इक़्तिदार पर काबिज है। सर लेकिन आप क्या समझते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यानी आप ये इलेक्शन यानी करवा सकेंगे? क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर हम ज़िमनी इंतखाबात करवाएं तो आम इंतखाबात करवाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उन्होंने बाकायदा इखराजात भी बता दिए कि सूबाई हल्के पर 5 से 7 करोड़ का खर्च आता है और कौमी पर 8 से 10 करोड़ रुपए का, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम लोग आम इंतखाबात भी कराएं और ज़िमनी भी कराएं। तो आपके इस्तीफे यानी 2 असेंबलियाँ तहलील करने के बाद तो आम इंतखाबात मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएंगे, जो आपका टारगेट है अचीव करना। सर देखिए, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, अल्टीमेटली पाकिस्तान, मैंने पहले भी कई बार कहा, दोबारा फिर अर्ज करता हूं, हमें एक जनरल शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाब की तरफ बढ़ना चाहिए। और मैं PDM की गवर्नमेंट को भी कहूंगा कि होश के नाखून लें। जिस तरह से पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान सर उठा रहा है, पाकिस्तान को इंटरनेशनली कोई इदारा, कोई मालियाती इदारा और इंटरनेशनली पाकिस्तान का फेम डे बाई डे कम हो रहा है, डिफॉल्ट के खतरात बढ़ते जा रहे हैं और उसके असरात पाकिस्तान की आम आदमी की जिंदगी पर पड़ रहे हैं। ये बेस्ट टाइम है कि हम इंतखाब की तरफ बढ़े। अगर 7 माह बाद इंतखाब होगा तो उससे कौन सा फर्क पड़ेगा? एक फर्क पड़ेगा कि मजीद हालात बुरे हो जाएंगे और फिर इस सारे निजाम को सहारा देने के लिए हमें कई दहाइयां लगेंगी। अभी बेस्ट टाइम है कि ये हुकूमत जिद छोड़ दे। ये इक़्तिदार के सिंहासन पर जो बराजमान लोग हैं, जो अपोजिशन में थे तो सबके सब बीमार थे, आज इक़्तिदार में है तो सबके सब सेहतमंद है। सर वन लास्ट क्वेश्चन सर, परवेज इलाही साहब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, क्या 100% आपके साथ हैं या आप भी थोड़ा सा डाउट में हैं? सर देखिए, चौधरी मोहम्मद इलाही साहब की स्टेटमेंट भी आ गई, परवेज इलाही साहब की स्टेटमेंट भी आ गई। परवेज इलाही साहब बड़े जहांदीदा
बड़े जीरक और सियासत के बहुत बड़ा एक नाम है, उनको अंदाजा है कि अवामी राय किस तरफ है। सियासतदान और लीडर वही होता है जो पब्लिक पल्स को समझता हो। आज अगर लोग पीडीएम की इतने इक़्तिदार के बावजूद एक सिंगल शख्स उनके साथ शामिल नहीं हो रहा, जो 25 लोग इन्होंने पंजाब में अरकान असेंबली जो सूबाई थे उनको अपने साथ शामिल किया, उनके कैरियर इन्होंने खत्म कर दिए पॉलिटिकल। इसी तरह से वो लोग जो नेशनल असेंबली में इनके साथ हमारी जमात को छोड़कर साथ इनके बैठे हुए हैं, इवन इनकी जमात के लोग ये काबिल नहीं है कि अपने हल्कों में जा सके, तो परवेज इलाही साहब चीजों को बड़ा अच्छा अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मुझे यकीन है इस बात का कि परवेज इलाही इनकी जो ये बीच जमालों का रोल प्ले करने की कोशिश कर रही है आज की पीडीएम लीडरशिप, परवेज इलाही साहब इनके तमाम अरमानों का खून करेंगे और वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कायद के कहने पर ही अपने तमाम सियासी फैसले करेंगे। बिल्कुल ठीक होगा। नदीम कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फाहिम सर। और नदीम साहब ने जो बातें की नाज़रीन आपने सुनी कि वो तो बड़े पॉजिटिव हैं कि परवेज़ इलाही साहब हमारे साथ रहेंगे, ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, वो हमारे इत्तेहादी हैं और वो हमारा ही साथ देंगे। और ये भी उन्होंने कहा, फिर साथ ही उन्होंने इंतखाबात के हवाले से भी कहा कि जाहिर है पीटीआई तो यही चाहती है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए और इसी कोशिश के अंदर वो लोग चाह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। लेकिन असम्बलियाँ तहलील करने के बाद नून लीग की राय मैं आपको थोड़ी सी अगर आपसे शेयर करूँ तो उन्होंने ये कहा कि अगर पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ ये तोड़ देते हैं, और अव्वल तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब ऐसा ना करें, लेकिन अब इसके बाद होगा क्या ये तो हमें थोड़ा सा आने वाला वक्त बताएगा। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह से नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि अभी पीटीआई की क़यादत इस टाइम पे क्या फ़ैसला करने का सोच रहे हैं, ज़ाहिर है चाहते हैं आम इंतखाबात हो जाएं एज़ सून एज़ पॉसिबल, और इसके अंदर यही कोशिश तो बड़ी देर से खान साहब की है और अब की खान साहब की यही कोशिश है और पीटीआई की यही कोशिश है किसी भी तरह से आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए। लेकिन नून लीग, वो लीग जो हमेशा से चाहती थी आम इंतखाबात हों जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, अब चूँकि इक़्तिदार खो चुका है और नून लीग के कंट्रोल में आ चुका है, नून लीग अब ये नहीं चाहती। अब वो चाहते हैं कि ये अगर इस्तीफ़े दें भी तो भी हम लोग आम इंतखाबात की तरफ नहीं जाने चाहते। इसी मौजूद पर बात करने के लिए हमारे साथ हसीब साहब मौजूद हैं। जी हसीब साहब, सर थोड़ा सा अपना व्यू बताइए कि अभी आपने सुना नदीम कुरैशी साहब को भी, पीटीआई की क़यादत को भी, कि वो क्या सोच रहे हैं। सर बताइए कहाँ जाती सिचुएशन देख रहे हैं आप सर? देखिए बिलाल साहब, अब पीडीएम जो चाहती है ना, शायद उनको हुकूमत में लाने से पहले ये श्योरिटी दी गई थी कि वो पूरा अपना टाइम जो है वो टेन्योर तक पूरा करेंगे और किसी तरह खान साहब को जो है वो डिटेन रखेंगे कि वो इंतखाबात का जो है मुतालबा लेकर सड़कों पर ना आए। लेकिन आपको पता है कि खान साहब फिर खान साहब हैं, उनको कौन रोक सकता है। दूसरी बात यह है कि आपने उससे पहले जो बात की परवेज़ इलाही साहब की, देखिए इस वक्त परवेज़ इलाही और मोनस इलाही की जो हुकूमत है और जो उनकी सियासत है वो इस वक्त खान साहब के अराउंड घूम रही है। उनको पता है कि शायद ये उनका आखिरी साल है, क्योंकि अगर खान साहब का इस मौके भी साथ छोड़ देते हैं तो शायद फिर आइंदा इंतखाबात में उनके लिए स्पेस जो है वो सियासत में बहुत मुश्किल हो जाएगी। और यही वजह है कि मोनस इलाही जो इस वक्त खान साहब के साथ दिखाई देते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने अपने वालिद परवेज़ इलाही को भी यही कहा कि जब आपने देखा कि जो अभी रिसेंटली जो बयान आया है परवेज़ इलाही साहब का, उन्होंने कहा कि जब खान साहब हमें कहेंगे हम असेंबली तोड़ देंगे। लेकिन दूसरी बयान तो है परवेज़ इलाही साहब का, लेकिन परवेज़ इलाही साहब जब इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होंगे तब क्या डिलीवर करेंगे, बिकॉज उनकी एक हिस्ट्री भी है। एवरीबॉडी नोज़ के स्विच ओवर्स के अंदर वो टाइम नहीं लगाते, अपना मुफाद देखें तो फ़ौरन से उस तरफ वो कोशिश करते हैं थोड़ा करने की। तो मेरा ख्याल है कि ये, अब यही मैंने सवाल नदीम कुरैशी साहब से भी किया और उन्होंने कहा कि नहीं 100% परवेज़ इलाही साहब। डॉक्टर गौस साहब सेनेटर हैं नून लीग के, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर गौस साहब बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने का। जी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया सर। इमरान खान साहब ने असेंबलियाँ तहलील करने का ऐलान कर दिया और अब वो असेंबलियाँ तहलील करने का प्रोग्राम बना रहे हैं सर, और इस टाइम पे नून लीग ये चाह रही है कि आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए सर। तो क्या आम इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा सर? ये उनकी कोशिश पूरी हो जाएगी? देखिए इलेक्शन तो टाइम पे होंगे, कई तरफ हमारी हुकूमती मौक़िफ़ भी आ चुका है, शहबाज साहब भी कह चुके हैं, बाकी हमारे रहनुमा भी कह चुके हैं कि इलेक्शन टाइम पे होंगे और टाइम अक्टूबर बनता है, ठीक है। तो उसमें अगर ये चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो तो ये तो टेबल पे बैठ के इस चीज़ का हल निकाला जा सकता है, क्यों जल्दी चाहते हैं और उसके फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे। क्योंकि माशी हमारे मसाइल जो है आपको पता है कि बड़े गंभीर हैं
और ये इमरान खान समझते हैं कि शायद इलेक्शन हो जाएंगे तो ये माशी हालात ठीक हो जाएंगे, तो उसमें कुछ मंतक समझ नहीं आती भाई आप कैसे ठीक हो जाएंगे। आपने 3.5 साल हुकूमत की, हमारी मैशत खराब हुई, ठीक है ना, उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है या आप जीतेंगे या हम जीतेंगे, आपसे तो वो नहीं कि हम कोशिश कर रहे हैं तो हमें कम अज कम 1 साल तो दे दो, 6 महीने तो भी देख, जो हालात है, जो पेमेंट्स हैं, जो इन्होंने IMF की तरफ से पाबंदियां हैं। आप देखो ना, सऊदी अरब का दौरा था यहाँ सऊदी प्रिंस का जी, तो इनके धरने की वजह से वो भी मुलतवी हुआ। तो ये ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना बातें कर रहे हैं। इलेक्शन कोई हल नहीं है, पहले इकानमी को स्टेबल कर दिया। हमने कहा कि आप तो बैठे हैं, पहले इकानमी को ठीक करने के एक रोड मैप बना लें। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा प्लीज़ ये बताएं कि देखिए ज़ाहिर है ये हुकूमत आपके पास काफ़ी महीनों से है और शुरू में मुफ्ती इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना थे, फिर इसहाक़ डार साहब का कहा गया कि वो आएंगे तो आके तमाम मुआशी हालात ठीक करेंगे। सपोज़ इलेक्शंस हो भी जाएँ और आप लोग फिर से इक़्तिदार में आ जाएँ, आपकी पार्टी दोबारा जीत जाए, सर इकॉनमी को किस तरह इम्प्रूव किया जाएगा? आम आदमी जिस बात से परेशान है उसका हम कैसे सदेबाब करेंगे सर? इकानमी देखो जी, इकानमी एक दिन में तो ठीक होने वाली है नहीं, 5-6 महीने। सागदार साहब ने कहा कि अगर जो बजट जून में आएगा इंशाल्लाह हम उसमें आवाम को रिलीफ देंगे, ठीक है ना। हमें भी तो पेमेंट्स का प्रेशर है, पेमेंट्स करनी है। अभी अगले 2 महीने में 4-5 अरब डॉलर हमें पेमेंट्स करनी है। कुछ किस्तें हैं, कुछ बाकी हमारे जो लायबिलिटीज हैं। तो जब इस तरह आउटफ्लो होगा डॉलर्स का तो ज़ाहिर स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह हमें कुछ जून तक टाइम मिल गया और हुकूमत अपोजिशन को भी चाहिए कि हमें टाइम दे, और जब इकानमी ठीक हो जाएगी तो इलेक्शन कराएंगे, आप भी इलेक्शन लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, तो जिसको अवाम मैंडेट है कि वही हुकूमत बनाएगा। नहीं वो तो होगा सर, लेकिन देखें आप लोग हुकूमत में आने से पहले अब शाहिद खान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट्स देखें, आप मुफ्ती इस्माइल साहब की देखें, ये कहते थे कि 150 रुपये लीटर पेट्रोल कौन आदमी इस मुल्क में अफोर्ड कर सकता है। फिर जब आपके पास इक़्तिदार आ गया तो आपने उसकी ऐसी जंप कराई पेट्रोल की जो आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता था कि क्या ये 250 का भी टच भी करेगा। आज डॉलर की कीमतें जहाँ पे हैं, आज तमाम महंगाई की शरह देखें तकरीबन 3 गुना इजाफा हो चुका है हर चीज़ के अंदर। तो सर इस सब के लिए अगर आना था इक़्तिदार में तो फिर आम आदमी तो बेचारा मजीद पिस गया। देखें जी, मुफ्ती साहब हों जो भी सारे, मैं नहीं कहता कि सारे मुबे वतन है, इमरान खान के पास वो इकानमी की टीम नहीं है, ठीक है ना जी। इसहाक़ डार साहब ने 13 से 18 चलाया और हमारे ज़र वादे के ज़खायर भी बढ़े, हमारी महंगाई भी 4-5% ऊपर नहीं गई थी, ठीक है, इकानमी को से। आज के पास टीम कोई नहीं, इनकी बड़ी जो तोप थी वसत उमर थी, वो 6 महीने बाद ही फारिग हो गए थे और फिर IMF के हवाले करना पड़ा। सारा प्रोग्राम हमारा वज़ीर ख़जाना IMF का, हमारा वर्ल्ड स्टेट बैंक गवर्नर उसका IMF का, और जो इकानमी टीम थी कोई एशियन बैंक से आया था, कोई वर्ल्ड बैंक से आया था। तो एक पूरी मीशत को जगमाल बना के रखा था। फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि हमने स्टेट बैंक गवर्नर भी अपना लगाया है, इकानमी टीम ही चेंज की है, और जो वज़ीर ख़जाना है वो भी मुस्लिम लीग नून का है। तो सारे पाकिस्तान में रहे, तो पाकिस्तान की सोचेंगे, पाकिस्तान के अवाम को सोचेंगे। सर कब सोचेंगे? मतलब ये तजर्बाकार टीम आपके पास 30 साल का तजर्बा। सुने जी सर, आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से महंगाई बढ़ी रही है, पेट्रोल के रेट्स है वो क्यों हुए, एक जगह पे कोई हमने इजाफा नहीं किया। IMF का बड़ा प्रेशर था कि आप फ्यूल के रेट बढ़ाएं, हमने सिर्फ हाई ऑक्टेन के रेट बढ़ाए और पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ाए। उसमें हालांकि IMF का बड़ा प्रेशर था। तो क्योंकि हमें पता है कि हमने पाकिस्तान के अवाम का सोचा है, तो हम नहीं चाहते कि अवाम मजीद महंगाई का शिकार हो। तो कम अज़ कम महंगाई रुक गई है, इंशाल्लाह आप देखेंगे 3 बजट तक हमने हमारा टारगेट है, हम आवाम को बहुत रिलीफ देंगे इंशाल्लाह। सर पेट्रोल तो आज भी इंटरनेशनल मार्केट में 76.12 से 74 डॉलर पे आ चुकी है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस, और तेल दिन ब दिन वहाँ पर सस्ता हो रहा है। हमारे मुल्क के अंदर महंगा तो कर दिया गया बड़ी स्पीड के साथ, जो किसी ने सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं था। यानी 15 दिन का नोटिस, 1 माह के नोटिस के बगैर रोजाना के मामूल पे, हर हफ्ते की मामूल पे पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई गई है, अब कम होने का नाम नहीं ले रही सर। और पेट्रोल ज़ाहिर है इम्पैक्ट करता है हर चीज़ के ऊपर, आपकी तमाम ट्रांसपोर्ट पेट्रोल डीजल से चल रही है, और अगर उसकी प्राइस बढ़ चुकी है तो हर चीज़ महंगी हो गई है। तो इसहाक़ डार साहब ने कहा मैं आऊँगा कि डॉलर कंट्रोल करूँगा, तमाम इकोनॉमी को। सर कब करेंगे कंट्रोल? तजर्बाकार टीम थी, खान साहब की तो टीम ना हेल्थ थी, उनके पास तो ना तजर्बाकार लोग थे, नए लोग थे, वो चले गए। अब आप आ गए हैं, अब कितना अरसा हम यही सुनते रहेंगे कि खान साहब ये कर गए तो अब हम कुछ नहीं कर सकते? देखो जब हम आए तो जब रेट बढ़ाया तो उसकी वजह ये थी
कि इन्होंने IMF से एग्रीमेंट किया था कि हर 5 दिन बाद 10 रुपए रेट बढ़ाएंगे। और वो ये कि जब इनको पता चला हमारी हुकूमत जा रही है फिर मार्च अप्रैल में, तो उन्होंने बजाय 10 रुपए बढ़ा के 10 रुपए कम कर दिया। और फिर 2 महीने ये प्रोसेस चलता रहा, उसमें ये मतलब उसमें उन्होंने फिक्स रखा, यानी कि 40 रुपए रेट जो बढ़ना था पेट्रोल का, इन्होंने उसको बढ़ने नहीं दिया। तो हमें टोटल ज्यादा बढ़ाना पड़ा, लेकिन जो ही हमारा वो हमारे पेमेंट्स का जो टारगेट था पूरा हुआ, तो फिर हम वापस हम उसको पुरानी मतलब तो 270 से फिर 230-35 तक ले आए, बल्कि 25 तक ले आए। तो उस पर स्टेबल रखा हुआ है। तो समर के बाद इंशाल्लाह इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। इसमें जो भी हुकूमत कर रही है उसमें अवाम की भलाई के लिए कर रहे हैं, कोई खुदा न खासा करप्शन नहीं हो रही है, सब कुछ जो है वो एक क्राइसिस है। और महंगाई इंटरनेशनल तौर पे आपको पता है हर कहीं जो आज तो बरतानिया में कब से मतलब पिछले हफ्ते से पूरी स्ट्राइक है, लोग ट्रेनें बंद हैं, लोग क्योंकि महंगाई एकदम महंगाई से तूफान खड़ा हो गया। बाकी मुल्कों में ऐसा है, तरक्की हुई है दूसरे में। तो ये इंटरनेशनल क्राइसिस है, उसमें हम जितना मैक्सिमम हो सकता है आवाम को रिलीफ देने के लिए या कीमतें कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम तो ये देखें आवाम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि खान साहब जब 150 का पेट्रोल या डॉलर उस टाइम 165-70 की ब्रैकेट में था, एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि आप लोग तजर्बाकार लोग जब तशरीफ लाएंगे तो आते ही एकदम डॉलर को और पेट्रोल की प्राइस को 150 से भी कम करेंगे, जिस तरह से आप लोगों ने वादे भी किए। अब अगर यही सब कुछ करना था तो फिर खान साहब जैसे नाअहल लोगों को करने देते, उनकी नाअहल टीम को। फिर इतने अहल लोग लाने, इसहाक डार साहब जैसे चैंपियन को लाके पाकिस्तान के अंदर, और यही सब कुछ करवाना था सर, तो फिर मकसद क्या था आने का? ये 8 माह भी अगर अवाम ने, गरीब आदमी ने ऐसे ही पिसना था सर, तो फिर खान साहब को ही कहते पिसाते रहे अवाम को। वो 150 पे जिस तरह भी नाअहली के बावजूद, बुरी टीम के बावजूद 150 पे उन्होंने मेंटेन किया हुआ था। लेट देम मेंटेन इट सर। आपने फिर क्यों उन लोगों को हमने मतलब स्विच किया और ये सब कुछ किया सर? देखो जब इसहाक डार साहब आए तो हमारा डॉलर जो है ना 240-45 तक चला गया था, ठीक है। फिर जो ही है तो 218-19 तक आ गया, ठीक है सर। लेकिन अब फिर बढ़ गया, अब दोबारा से बढ़ गया। अब बढ़ क्या गया? बढ़ क्यों गया? रोजाना बढ़ रहा है सर, क्योंकि जितना सियासी इंतशार ये फैलाते हैं, मुल्क में स्टेबिलिटी, एक इंटरनेशनल क्राइसिस है महंगाई का, और दूसरा ये लोग मुल्क को स्टेबिलिटी आने नहीं दे रहे। आप देख रहे हैं उस वक्त से ये पिछले 4-5-6 माह से सड़कों पे हैं, कभी धरना है। अब सऊदी प्रिंस का जो दौरा था वो भी मुलतवी हो गया, उसमें 3-4 अरब डॉलर का पैकेज देना था, एग्रीमेंट देना था। उन्होंने गवादर में आके उसका अपने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी करना था, तो सारी चीजें मुलतवी हो गई। सर आपकी बात बिल्कुल बजाय है, लेकिन देखिए गैर मुल्की इन्वेस्टर, देखो इसमें ये लोग इक़्तिदार के भूखे हैं, इक़्तिदार इन्हें चाहिए। वो कहते हैं हम इक़्तिदार में हो तो सब ठीक है, और अगर नहीं होंगे तो फिर पाकिस्तान जाए भाड़ में जाके जो भी होता है, हमें इक़्तिदार होना चाहिए। सर आपकी बात इस तरह नहीं मिलता प्रॉपर टाइम पे। आइन के तहत 5 साल मुद्दत है असेंबली की, कोई हम गैर आइनी काम नहीं कर रहे, उसमें कोई ऐसी ऐसे हालात भी नहीं है कि इलेक्शन जल्दी कराए जाए। भाई ये सब खान साहब कह रहे कि खान साहब तो एक ही है कि जी चूंकि मेरी मकबूलियत बहुत ज्यादा है, तो ताकि इतनी जल्दी इलेक्शन हो जाए और मैं स्वीप कर जाऊं, जीत जाऊं और फिर इक़्तिदार में हूं, ये टारगेट है। लेकिन आप ये भी देखें ना, कोई कंसर्न नहीं है इस वक्त सर 13 पार्टियों का इक़्तिदार है आपका, यानी आप ये देखेंगे 13 पार्टियों की कोalition की एक गवर्नमेंट है। इंटरनेशनली इन्वेस्टर भी आता है तो वो सोचेगा आके कि यार पाकिस्तान के अंदर जाहिर है जो 2 मेन हरीफ थे, नून लीग और पीपल्स पार्टी, आज वो इकट्ठे हो चुके हैं। चले एक खुशाइन बात है कि शायद अपने मुफाद या अवाम की बेहतरी के लिए शायद इकट्ठे हुए होंगे, लेकिन अगर इकट्ठे हो भी गए हैं तो इंटरनेशनली लोग ये सोचते हैं कि हम किसके साथ डील करें, किसकी बात माने, क्या कल को आने वाले इंतखाबात में दोबारा से ये इसी तरह एक दूसरे के हरीफ हो जाएंगे तो फिर वो बंदा कहाँ जाएगा? और जो आपका गठजोड़ है ये कब तक चलेगा? अगर ये खत्म हो गया तो लोग किस तरफ जाएंगे? सर इस बात पे तो लोग परेशान होते हैं ना सर। देखो इसीलिए तो हमारा ये मुतालबा है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी किया जाए। हम मुशत पे सारी जमातें बैठ के, हमने तो PTI को भी दावत दी थी जब हम एक पोजीशन में थे, और अब हुकूमत में है तो अभी हम कह रहे हैं कि हम एक चार्टर इकॉनमी तय कर लें। जो भी है अल्लाह पे जीम जो भी पार्टी इक़्तिदार में, जो हमारा एक इकॉनमी का चार्टर हो उस पर सारे चलते रहें। देखो हम न्यूक्लियर पावर बने तो कैसे बने कि हमारी 3-5-6 हुकूमतें 10 साल के दौरान, हम 84 में हमारे न्यूक्लियर मतलब टेस्ट के काबिल हुए, तो 7-8 साल 9 साल 10 साल में जितनी भी हुकूमतें हैं सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन डाला। हम इसी तरह कहते हैं कि ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है। हमारी
हमारी मतलब सेफ्टी के लिए, हमारे मुल्क के हिफाजत के लिए, या मुल्क के मतलब सब के लिए, आवाम के लिए कि इकानमी हमारी स्ट्रांग होगी। जब हमारी इकानमी जब तक स्ट्रांग नहीं होगी तो ना हम किसी से बात कर सकते हैं, ना किसी से हमारे दुनिया हमारी बात सुनता है। तो इस पे खान साहब को समझना चाहिए। लेकिन वो एक रेट लगाई कि इलेक्शन 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 इलेक्शन, ये कि भाई आप चलो भाई आप जीत जाते हैं फिर आप क्या करेंगे, आपके पास कौन सी तोप है मुझे पता है। सिर्फ सोशल मीडिया पे लोगों को शो कर रहा है कि हमारे दौर में इतनी इकानमी थी, अब इतनी हो गई, ये हो गई, सिवाय कुछ भी आप देख रहे कि 3.5 साल 4 साल में कोई मेगा प्रोजेक्ट आया या कोई पाकिस्तान, बल्कि दुनिया में पाकिस्तान आइसोलेट होगा। इदारों के दरमियान चक्कर इतनी बढ़ गई, पार्लियामेंट और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, मतलब एक पाकिस्तानी फौज दुनिया में नामी एक मानी चाहिए कि सिक्योरिटी हमारी ISI पूरी दुनिया में माना जाता है। लेकिन जो अशर इन्होंने किया है और जो इस तरह की गाली गलौज की है, अभी काली आदम सवाती ने क्या किया है, जो तकरीर में जो गालियां दी हैं और जो फिर टूट किया है, मतलब इतनी तो मैं वो गाली जो मतलब मैं बयान भी नहीं कर सकता कि आने यार बंदा ऐसे बात करे। तो इतने लोग ये मतलब इक़्तिदार की भूख हैं। कसूर क्या एस्टेब्लिशमेंट का कि आपने हमें जो है ना, लेकिन वो ज़ाहिर है अरेस्ट भी हो चुके हैं दोबारा से, हमें सपोर्ट क्यों नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर गौस नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद, काफ़ी बातों पर उन्होंने जो है वो एक्सप्लेन किया, बातों को कोशिश की कि जाहिर है वही बातें जो एक रूटीन की नून लीग हमेशा से करती है, और कहते हैं कि हम रिलीफ देंगे, पता नहीं कब देंगे और कितने महीने लगेंगे, क्योंकि अब तो यही एक रूटीन बन चुकी है कि जी पिछला आया था चला गया है, अगला आएगा तो ठीक करेगा, लेकिन अगला आने वाला कहता है मुझे ठीक करने में 5 साल दरकार हैं, क्योंकि 5 साल का टेन्योर होता है। जब वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो कहता है जी मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया। असीम साहब क्या हो रहा है इस मुल्क में सर, क्या आप देखते हैं कोई बेहतरी मिल सकती है? आपने सुना अभी नून लीग का मौका भी सुन लिया, PTI का भी सुन लिया, सर क्या सोच रहे हैं सर? बिलाल साहब देखें, गौस साहब की जो बातें हैं उसमें थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ है, लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि तजर्बाकार टीम थी और कुछ नहीं करने दिया। देखें इमरान खान ने धरनों की बात की, लेकिन क्या 9 अप्रैल के बाद से क्या वो सड़कों पे है? बात यह है कि आपकी तो तजर्बाकार टीम थी, और इस वक्त आज का जो रिपोर्ट है आप देख लें कि IF ने जो है मौजूदा हुकूमत, वजारत ख़जाना और FBR की बात मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जी आप इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ाएं। तो आप खुद सोच लें कि इकॉनमी का जो हाल है, अगर इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ेगा तो कर्जों का हुजम भी वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आपको मैं 2020 में लेकर जाना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड बैंक की जो अदाद-ओ-शुमार है वो मैं आपको बताऊँ। अगर इमरान खान साहब के दौर में ना तजर्बाकार टीम थी तो आप किस तरह से वो इसी खजाने में से जो है वो 12,000 भी मुस्तहक़ अफराद को दे रहे थे, उसी से वो लंगर खाने भी चला रहे थे, उसी से वो बैरूनी जो कर्जे थे वो भी वापस किए जा रहे थे। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में 6 पॉइंट पर GDP रेट था, ठीक है। उसके अलावा आप कतर को देखें, रशिया को देखें, स्पेन को देखें 1.5, 3.2 और 5.1, जबकि US की इकॉनमी भी डाउन थी, कुवैत -8 में था। तो क्या मतलब वर्ल्ड बैंक क्या झूठ रिपोर्ट उसने वहां पर वो अपनी वेबसाइट पर डाल दी है? तो कहने का मकसद ये है कि आप तजर्बाकार टीम थे, आप पे भारी जिम्मेदारी थी, या तो फिर आप इस गवर्नमेंट को टेक ओवर ही ना करते। आपको ये पता था कि खान साहब अगर ने इतनी महंगाई कर दी है, आपको पता है कि मीडिया ट्रायल भी खान साहब का बहुत ज्यादा हुआ है। मैं खान साहब का कोई तर्जमान नहीं हूँ या PTI का कोई कारकुन नहीं हूँ, लेकिन जो रियलिटी है उसको हमें देखना और समझना चाहिए। बात यह है कि अब शहबाज शरीफ जो है बैरूनी दौरे कर रहे हैं, आपको पता है कि चाइना भी गए, सऊदी अरब भी गए, क्या लेकर आए? कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा है कि पहले भाई आप अपने मुल्क की इंस्टेबिलिटी तो ठीक करें। फॉरेन इन्वेस्टर आपके मुल्क में आएगा कैसे? एश्योरिटी कोई नहीं है, हुकूमत आपकी चेंज हो जाती है तो हमारे तो जो इन्वेस्टमेंट है वो तो डूब जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि आपको इस वक्त इमरान खान को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को मिलकर बैठना पड़ेगा, ताकि इस मुल्क को, आवाम को जो ये बहरान दे रहे हैं महंगाई का, कौमी मईशत इस वक्त जवाल पजीर है, खुदारा इस मुल्क के लिए मिलजुल कर बैठ के काम करें, ना कि आप दूसरों पे डालें या बैरूनी ममालिक की तरफ देखें कि आप दौरे करने जाएं इतने महंगे और फिर आप कर्जा लेने जाएं। तो ये मुमकिन नहीं है। और आपकी देखिए, जब तक आपकी खुद आप अपनी इज्जत नहीं करते तो लोग भी आपकी इज्जत नहीं करते। रूस से सस्ता तेल खरीदने का मामला जो है, पाकिस्तानी वफ्द मॉस्को के लिए रवाना आज हो गए, और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं फेडरल मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम के, वो और उनके साथ सेक्रेटरी पेट्रोलियम मोहम्मद महमूद साहब समेत दीगर हुकाम भी तशरीफ़ ले गए साथ, और उनको उम्मीद करते हैं कि शायद कोई अच्छी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आएगी वहाँ से। और जाहिर है हल एक ही है, द ओनली सोल्यूशन इन दिस कंट्री इज़ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठें, आपस में बैठकर डिसाइड करें किसी एक बात पर मुत्तफ़िका तौर पर, जहाँ पे वो एग्री हों, अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए, ना कि
हमें यही नज़र आया कि हर कोई अपने इक़्तिदार का लालची है। एवरीबॉडी वांट्स टू बी ऑन द सीट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हर बंदा इस दौड़ में लगा हुआ है और हर बंदा यही चाह रहा है, खा वो खान साहब हों, खा वो दूसरी पार्टी। जब जाहिर है इस टाइम पे मुकाबला इमरान खान की पार्टी और बाकी की तमाम पार्टीज़ जो इकट्ठी हो चुकी हैं, सो इनको आपस में बैठ कर म्यूचुअली डिसाइड करना चाहिए। अवाम की फलाह व बहबूद का काम इन्हें करना चाहिए है। और इसी के साथ मेरा ख्याल है कि हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में किसी तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, बिकॉज एवरीथिंग मैटर्स टू द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, हमारे मुल्क के तमाम हालात ठीक होंगे। ज़ाहिरी बात है तभी जो है वो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हो सकेंगे, तभी आवाम के रिलीफ के काम हो सकेंगे। वक्ती जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं इनको भी पता है कि हम लोग 6 माह 8 माह 1 साल, जिस तरह आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर हम ये सूबाई असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो हम सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन कराएंगे। हो सकता है हम पंजाब ले लें, और पंजाब ले लिया तो फिर हम कोशिश करेंगे वफाक को 6 महीने या 1 साल तक एक्सटेंड करने की, जो हमारा राइट होगा, हमारे पास ऑप्शन होगी। लेकिन किस तरफ ये ऊँट किस करवट बैठेगा, हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम सियासी पार्टीज़ आपस में बैठ के म्यूचुअली डिसाइड करें और इस मुल्क में आवाम की बेहतरी करें और गरीब का भला करते हैं। आपका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। हम कल हाजिर होंगे दोबारा आपके साथ। थैंक यू सो मच।